नमस्कार। हमारा आज का विषय है नाटक के तत्व। नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में भारतीय आचार्यों और पाश्चात्य आचार्यों ने अपना मत प्रस्तुत किया है। भारतीय आचार्यों ने नाटक के 4 तत्व बताए हैं: वस्तु, नेता, रस और अभिनय। जो पाश्चात्य आचार्य हैं, पाश्चात्य समीक्षक हैं, उन्होंने नाटक के 7 तत्वों की चर्चा की है: कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनय। जो भारतीय रस तत्व है उसको पाश्चात्य आचार्यों ने उद्देश्य के अंतर्गत समाहित कर लिया है। भारतीय नाट्यशास्त्र में जो वस्तु है वही यहाँ पर कथा वस्तु है। जो नेता है वह प्रमुख पात्र नायक और नायिका के रूप में आ गए हैं। रस उद्देश्य में समाहित हो गया है। अभिनय दोनों में सामान्य तत्व है। तो जो आज का जो हिंदी नाटक हम देखते हैं, आज की जो नाट्य कला है उसमें भारतीय और पाश्चात्य दोनों के तत्वों का समन्वित रूप देखने को मिलता है। आज के नाटककारों ने इन दोनों के समन्वित रूप को अपनाया है। तो इन दोनों के समन्वय के आधार पर नाटक के जो प्रमुख तत्व हैं उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है कथा वस्तु। जो नाटक की कथा होती है, नाटक जिन घटनाओं पर आधारित होता है उनका समष्टि रूप, उन सब का सम्मिलित रूप ही कथा वस्तु कहलाता है। कथा वस्तु के बिना तो किसी नाटक की रचना ही संभव नहीं है। नाटक की जो कथा वस्तु है वह जहाँ से ली जाती है, उसका स्रोत कहाँ पर है, उस आधार पर वह 3 प्रकार की हो सकती है: प्रख्यात कथा वस्तु, उत्पाद्य कथा वस्तु, मिश्र कथा वस्तु। प्रख्यात कथा वस्तु जो इतिहास और पुराण से कथा ली जाती है वह प्रख्यात कथा वस्तु कहलाती है। उत्पाद्य कथा वस्तु जो लेखक की कल्पना शक्ति से तैयार कथा वस्तु होती है उसे उत्पाद्य कथा वस्तु कहते हैं। और जिसमें इतिहास और कल्पना दोनों का संयोग रहता है उसे मिश्र कथा वस्तु कहा जाता है। कथा वस्तु में जो कथा होती है वह 2 प्रकार की होती है: आधिकारिक कथा और प्रासंगिक कथा। आधिकारिक कथा नाटक की केंद्रीय कथा होती है और जो प्रासंगिक कथा होती है वो मूल कथा के साथ चलने वाली सहायक कथा होती है। जो प्रासंगिक कथाएं हैं वो कई हो सकती है। तो ये जो प्रासंगिक कथाएं हैं सहायक के रूप में मूल कथा के साथ साथ चलती है और अंत में जाकर के मूल कथा से जुड़ जाती है, उसे सुसंबद्ध रहती है। ये आधिकारिक कथा को समृद्ध बनाती हुई और उद्देश्य की पूर्ति में सहायक सिद्ध होती हुई चलती है। नाटक में कार्य व्यापार की दृष्टि से 5 कार्यावस्थाएं भी मानी जाती है। ये कार्यावस्थाएं हैं: प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति, फलागम। प्रारंभ, इसमें कथानक में कार्य व्यापार का प्रारंभ होता है, कार्य व्यापार की शुरुआत होती है। प्रयत्न, इसमें इच्छा की पूर्ति के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। प्राप्त्याशा,
यहाँ पर फल प्राप्ति की संभावना दिखाई देने लगती है। नियताप्ति, इस अवस्था में फल प्राप्ति, उद्देश्य पूर्ति निश्चित सी हो जाती है। फलागम और अंत में फल की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ फल प्राप्त हो जाता है, वो फलागम है। नाटक का दूसरा और प्रमुख तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। नाटक में पात्रों और उनके चरित्र चित्रण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना पात्रों के नाटक की रचना ही संभव नहीं है। नाटक में जो पात्र लिए जाते हैं उनका पूरा चरित्रांकन करने में ही नाटककार की सफलता मानी जाती है। नाटक में अनेक पात्र होते हैं और उनके सहारे ही कथा वस्तु निर्मित होती है। नाटक का जो प्रमुख पात्र होता है वह नायक कहलाता है और उसकी सहयोगिनी जो प्रमुख स्त्री पात्र होती है वह नायिका कहलाती है। नायक ही नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाता है और नाटक को उद्देश्य की ओर ले जाता है। फल प्राप्ति भी उसी को होती है, फल प्राप्ति का अधिकारी भी वही होता है। भरत मुनि ने नायक के 4 प्रकार बताए हैं: धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त। जो नायक भेद किए जाते हैं उनमें भी यही बात की जाती है कि नायक के 4 प्रकार माने गए हैं। धीरोदात्त आदर्श श्रेणी का नायक होता है। राम इसके अंतर्गत आते हैं। धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त, ये धीरोदात्त की तुलना में कम अच्छे चरित्र माने जाते हैं। नाटक के जो पात्र हैं वे ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों हो सकते हैं। ऐतिहासिक पात्रों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक पात्रों को लेकर के नाटक लिखे हैं। चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, ये उनके ऐतिहासिक पात्र हैं। मंच की दृष्टि से देखा जाए तो पात्रों की संख्या सीमित होना ही अच्छा रहता है। वैसे तो किसी नाटक में कितने पात्र होने चाहिए इसकी कोई संख्या नहीं निर्धारित की गई है, लेकिन नाटक में पात्र जितने कम होते हैं नाटक उतना ही पठनीय और समझने योग्य रहता है और मंच पर अभिनय की दृष्टि से, मंचन की दृष्टि से भी यही सही रहता है। जो कथा वस्तु होती है, जो कथोपकथन होते हैं, उनके माध्यम से पात्रों के चरित्र का उद्घाटन होता रहता है। नाटक के जो पात्र होते हैं वे मन वचन कर्म से पूरी तरह से अपने युग के प्रतिनिधि होने चाहिए, अर्थात जिस युग का, जिस समय का वर्णन किया जा रहा है, जो कथा ली गई है वे उसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। जो पात्र हैं उनकी भावात्मक और मानसिक स्थितियों के द्वारा उनके आंतरिक और बाह्य वृत्तियों को प्रकाशित किया जाता है। अगला तत्व है कथोपकथन, संवाद भी कह सकते हैं। नाटक के स्वरूप विधान में, नाटक की रचना में कथोपकथन संवादों को मूल विधायक तत्व माना जाता है, क्योंकि जो अन्य रचनाएं होती हैं, कहानी है, उपन्यास है, वहाँ पर रचनाकार सीधे भी अपनी बात कह सकता है, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं होता। नाटक में नाटककार को जो भी बात कहनी है वह अपने पात्रों के संवादों के माध्यम से ही कहता है। तो नाटक का प्राण तत्व माने जाते हैं संवाद।
संवाद से ही नाटक की रचना संभव है। कथा के विकास में संवादों का ही प्रमुख महत्व है, कथोपकथन का ही महत्व है। तो नाटक के जो समस्त कार्य हैं वे संवादों के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। नाटककार अपनी बात कहने का माध्यम पात्रों और उनके संवादों को ही बनाता है। अपनी ओर से वह कुछ भी कह नहीं सकता है। जो भी कहना है वह पात्रों के संवादों के माध्यम से ही कहता है। तो इस प्रकार चरित्र चित्रण और कथा वस्तु इन दोनों के विकास में संवादों का बहुत महत्व है। नाटक में जिन संवादों का प्रयोग किया जाता है उन पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहती है। वे पात्रानुकूल होना चाहिए। जहाँ से पात्र उठाए गए हैं वैसे ही उनके संवाद होने चाहिए। जिस वर्ग के पात्र हैं वैसे ही उनके अनुकूल संवाद होने चाहिए। प्रसंगानुकूल, जिस प्रकार का प्रसंग है, दुख का है, सुख का है, शोक का है, हर्ष का है, वीरता का है, उसके आधार पर ही, प्रसंग के आधार पर ही संवाद होने चाहिए। स्वाभाविक होने चाहिए, बनावटी नहीं लगने चाहिए। अभिनयात्मक होने चाहिए, उनमें नाटकीयता होना आवश्यक है। संक्षिप्त, बहुत अधिक बड़े बड़े संवाद भी नाटक के लिए उचित नहीं माने जाते। संवाद जितने संक्षिप्त हो उतना ही अच्छा रहता है। सरल एवं प्रभावक हों तो श्रेयस्कर है। सरल भी होने चाहिए और प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए। तो इस प्रकार कथोपकथन में, संवादों के निर्माण में नाटककार को बहुत अधिक सजग रहने की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले बताया, चरित्रों के उद्घाटन में, चरित्र चित्रण में, कथा वस्तु के विकास में और साथ ही इसके अलावा जो देश काल और वातावरण है उसको चित्रित करने में और जो पात्रों की परिस्थितियां हैं उनका चित्र उपस्थित करने में और नाटक के उद्देश्य को प्रस्तुत करने में या नाटक में जो समस्या उठाई गई है उसको सामने लाने में, इन सभी में संवादों का विशेष महत्व है। संवाद ही ये सारी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। तो अगर संवाद ना हो तो नाटक की जो कथा वस्तु है वह पूरी तरह निर्जीव हो जाती है। इसलिए नाटक में संवादों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नाटक के कुछ और तत्व हैं: देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनय। इन तत्वों की बात हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।